हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 मार्च 2024 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो दोस्तों, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है दोस्तों। और रोज़ की तरह ही स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लास्ट में रखे गए हैं। तो ये जो वीडियो है अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, आज का जो है ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है दोस्तों कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो दोस्तों ये शुरू की गई है राजस्थान राज्य में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो दोस्तों, राजस्थान के जो छतरगढ़ में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की 70 मेगावाट की पहली सौर परियोजना का संचालन शुरू हुआ है यहाँ पर। और वहीं उत्तरगढ़ सौर परियोजना के निर्धारण जो क्षमता है वो है 150 मेगावाट, जिसे मार्च तक पूरी तरह से संचालित किया जाएगा यहाँ पर। तो याद रखिएगा। अब दोस्तों आइए बात करते हैं यहाँ पर कि यह परियोजना जो है प्रतिवर्ष जो है 370 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए शुरू की गई है। और वर्तमान में जो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है ये पूरे देश में 17 परियोजनाएं क्रियान्वित करता है, जिसकी कुल क्षमता जो है दोस्तों वो है 6000 मेगावाट से अधिक की इसकी कुल क्षमता है। तो याद रखिएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों एनटीपीसी जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये होता है एनटीपीसी का पूरा नाम, याद रखिएगा। एनटीपीसी विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय पीएसयू है, याद रखिएगा। और भारत का सबसे बड़ा जो है ऊर्जा समूह है एनटीपीसी। ये सारी बात आपको याद रखनी है। और स्थापना की बात करें तो स्थापना 1975 में होती है एनटीपीसी की स्थापना। और भारत में बिजली के विकास में तेजी लाने के लिए इसकी स्थापना 1975 में की जाती है। आइए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा है कि शहबाज शरीफ किस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो दोस्तों ये जो शहबाज शरीफ हैं ये दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। आइए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत जो है इसमें नहीं मिल पाया है। अब पाकिस्तान जो पीपुल्स पार्टी है पीपीपी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नवाज है वो दोनों मिल करके सरकार बनाएंगी। तो ये दोनों पार्टियां मिल करके जो है सरकार बनाएंगी। आइए दोस्तों, इसमें जो ये पार्टी जो है पीएमएल जो नेशनल पार्टी है ये, और ये जो है 79 और जो है पाकिस्तान जो पीपुल्स पार्टी है दोस्तों वो 54 सीट हासिल की है। इस जबकि जो इमरान खान हैं उनको समर्थकों ने जो है 92 सीट शामिल हैं इनके समर्थकों की। तो इनमें 92 सीट यहाँ शामिल है, लेकिन जो है इनमें गठबंधन हुआ है तो ये दोनों पार्टियां बनाने वाली हैं। तो पाकिस्तान की जो कुल सीटें हैं वहाँ पर वो 266 सीटें हैं, तथा बहुमत जो दल का जो आंकड़ा है वो कुल सीटों का आधा होता है, आधे से एक ज़्यादा होता है। तो उसका जो आंकड़ा है 134 है, ठीक है। और यहीं पर आसिफ अली जो जरदारी हैं ये राष्ट्रपति होंगे यहाँ के। तो आसिफ अली जरदारी यहाँ के राष्ट्रपति होने वाले हैं, तो याद रखिएगा। आइए बात करते हैं जो आसिफ अली जरदारी है वो 2008 से 2013 तक जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हैं ये। तो ये दोस्तों पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हैं, फिर से ये राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किए जाएंगे।
और पाकिस्तान में निचले सदन यानी जो राष्ट्रीय असेंबली को जो है वहाँ पर कौमी असेंबली और उच्च जो सदन है सीनेट, इसको आईबान ए बाला कहा जाता है। तो याद रखेंगे, ठीक है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपसे पूछा है भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है। तो ये भारत की पहली महिला है बनी है जो पिच क्यूरेटर बनी है, तो ये बनी है दोस्तों जयंसिथा कल्याण। तो याद रखेंगे जयंसिथा कल्याण बनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं इनके बारे में दोस्तों। ये जो जयंसिथा कल्याण है ये भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। तो याद रखिएगा। और प्रीमियर लीग जो है महिला प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण के दौरान इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। तो ये महिला प्रीमियर लीग का जो दूसरा संस्करण होने वाला है इसमें इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। जयंसिथा जो है, तो ये कल्याण ने 2018 में BCCI क्यूरेटरशिप परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो यहाँ की ये जो परीक्षा होती है इसकी, तो इन्होंने 2018 में ये परीक्षा उत्तीर्ण की थी, याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं ये जो महिला प्रीमियर लीग है 2024 का जो आयोजन है वो 23 फरवरी से 17 मार्च 2024 तक ये आयोजन यहाँ शुरू हुआ है। तो ये 23 फरवरी से दोस्तों 17 मार्च तक ये आयोजन चलने वाला है। महिला प्रीमियर लीग 2023 को, जो 2023 है महिला प्रीमियर लीग, उसको मुंबई इंडियंस ने जीता था। तो 2023 का जो महिला प्रीमियर लीग है तो उसकी जो विजयी हुआ है वो जो मुंबई इंडियंस उसका विजेता बना है, याद रखिएगा। आइए बात करते हैं प्रथम महिलाओं के बारे में दोस्तों। तो अगर आपसे पूछे कि पहली महिला सहायक डी कैप कौन बनी है तो वो बनी है मनीषा पांडी। अगर पूछे देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है तो वो बनी है दिशा नाइक। और JNU की कुलपति जो बनी है वो बनी है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, यह बनी है JNU की कुलपति बनी है। और जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक जो बनी है वो पूजा देवी बनी है। और भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट जो बनी है वो भावना कांत बनी है, याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 है ये अशोक सराफ को जो है इससे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए जानते हैं इनके बारे में दोस्तों। तो CM जो एकनाथ शिंदे हैं इन्होंने अभिनेता अशोक सराफ को जो है 22 फरवरी को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया है। अशोक जो सराफ हैं इन्होंने धारावाहिक जो है हम 5 में काम किया है। तो ये धारावाहिक जो है हम 5 इसमें इन्होंने काम किया है। और अशोक ने अभी तक दोस्तों 250 से ज़्यादा मराठी फिल्मों में काम कर चुके हैं, याद रखिएगा। आइए दोस्तों ये जो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड है ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। और पहला जो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो दिया गया है वो 1996 में प्रदान किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। 1996 में प्रदान किया गया है। वर्तमान में इसमें 25 लाख रुपए की नगद जो है पुरस्कार और स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र इसमें दिया जाता है, याद रखना। और महाराष्ट्र जो भूषण 2022 का है वो दिया गया है अंपा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया है। डॉक्टर अंपा साहेब धर्माधिकारी को 2022 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों ये वाला पॉइंट भी आप याद रखना है आपको। आइए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में हो रहा है, आपसे पूछा है। तो जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का जो आयोजन है दोस्तों वो स्पेन में हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है ये राइट आंसर है स्पेन, याद रखिएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में दोस्तों। तो हर साल आयोजित होने वाला जो ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन है दोस्तों 2024 में ये बार्सिलोना स्पेन में इसका आयोजन किया जा रहा है।
और इसका जो आयोजन है दोस्तों वो 26 फरवरी 2024 को किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट और एक्सटेंट, एलेफ एरोनॉटिक्स और जो डेल टेक्नोलॉजीज हैं जैसी कंपनियों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होने वाले हैं। तो बहुत सारे प्रतिनिधि इसमें शामिल होने वाले हैं, बहुत सारी कंपनियों के। तो याद रखना दोस्तों, ये जो है 26 फरवरी 2024 को ये जो है आयोजन किया जाएगा। ये भी बात आपको याद रखनी है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2024 कब मनाया गया, आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों केंद्रीय जो उत्पाद शुल्क है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है कि कब मनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 24 फरवरी, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर 24 फरवरी है। आइए बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में डिटेल से। तो हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जो है देश भर में केंद्रीय उत्पाद जो है शुल्क दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 24 फरवरी को यह मनाया जाता है और केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के महत्वपूर्ण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो किसके बारे में, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये जो दिवस है दोस्तों ये हर साल मनाया जाता है 24 फरवरी को। आइए अब डिटेल से जानते हैं दोस्तों। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1855 में उत्पाद शुल्क विभाग की स्थापना की गई है। तो कब की गई है, 1855 में किसकी स्थापना, उत्पाद शुल्क विभाग की स्थापना की गई है। यह विभाग हर प्रकार के अप्रत्यक्ष कर और कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी पर निगरानी रखता है। केंद्रीय उत्पादन शुल्क और जो नमक अधिनियम की स्थापना जो हुई है वो 1944 में स्थापना की गई है। यह सारी बात आपको याद रखनी है। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर फरवरी माह के प्रमुख दिवसों के बारे में। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि बताइए श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है और 4 फरवरी से 12 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। 6 फरवरी की बात करते हैं तो 6 फरवरी को जो है सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है और वहीं पर 10 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा सारे दिवस। आइए दोस्तों 13 फरवरी की बात करें तो दोस्तों 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और 13 फरवरी को जो सरोजिनी नायडू हैं इनका जो है बर्थडे भी मनाया जाता है। तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है और सरोजिनी नायडू की जयंती भी मनाई जाती है। तो दोनों दिवस अति ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस भी 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। तो ये तीनों दिवस 13 फरवरी को मनाए जाते हैं दोस्तों। और 16 फरवरी की मैं बात करूं तो 16 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और 20 फरवरी की बात करें तो 20 फरवरी को दोस्तों 3 दिवस मनाए जाते हैं। तीनों दिवस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दिवस भी जो 20 फरवरी को मनाई जाती है और 20 फरवरी को ही मिजोरम की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सामाजिक विश्व सामाजिक न्याय दिवस भी 20 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये तीनों दिवस दोस्तों आपको याद रखने हैं। और 21 फरवरी भी इम्पोर्टेंट है, अभी मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। 23 फरवरी की मैं बात करूं तो 23 फरवरी को दोस्तों विश्व शांति और समझ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क मनाया गया। 27 फरवरी को विश्व NGO दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इसी दिन दुर्लभ रोग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट दिवस आपको याद रखने हैं दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। तो धर्म गार्जियन जो अभ्यास है मेरे प्यारे दोस्तों वो भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और जापान के बीच ये जो धर्म गार्जियन अभ्यास है आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए जानते हैं इसके बारे में दोस्तों। तो भारतीय जो सेना और जापानी सेना के बीच ये सैन्य अभ्यास जो है धर्म गार्जियन जो है ये आयोजित किया जाता है
और इस बार इसका जो है 5वां संस्करण है। और इस बार राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये अभ्यास शुरू किया गया है दोस्तों। और ये अभ्यास जो है 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक आयोजित होने वाला है। यह अभ्यास धर्म गार्जियन 1 वर्षीय अभ्यास है, मतलब ये हर वर्ष 1 वर्ष में होता रहता है। और ये अब की बार इस दोनों पक्षों की टुकड़ी में दोस्तों 40-40 जवान शामिल होने वाले हैं। तो दोनों पक्षों की जो टुकड़ी में है, हर टुकड़ी की तरफ से, हर सेना की तरफ से इसमें 40-40 जवान शामिल होने वाले हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर भारतीय जो सेना दल का जो प्रतिनिधित्व है वो राजा राजपुताना राइफल्स की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। और इस अभ्यास का जो पहला संस्करण हुआ था धर्म गार्जियन का, वो 2018 में आयोजित किया गया था। तो ये भी आपको बात याद रखनी है, पहला संस्करण 2018 में हुआ था। अब दोस्तों आइए बात करते हैं प्रमुख युद्ध अभ्यास के बारे में। दोस्तों अगर आपसे पूछे वायु शक्ति अभ्यास किसके बीच में होता है, तो ये भारतीय जो है वायुसेना के बीच किया जाता है। तो भारतीय वायुसेना द्वारा ये वायु शक्ति अभ्यास किया जाता है। मिलन अभ्यास की बात करूं तो मिलन अभ्यास 2024 अभी हुआ है, ठीक है। ये भारतीय सहित दोस्तों इसमें 50 से अधिक देश इसमें शामिल होते हैं। डेजर्ट नाइट की बात करें तो इसमें 3 देश शामिल होते हैं इस अभ्यास में, भारत, फ्रांस और यूएई, इसमें 3 देश इस अभ्यास में शामिल होते हैं। और अभ्यास खंजर की बात करें तो अभ्यास जो खंजर है दोस्तों ये भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। और अफिनडेक्स अभ्यास होता है, ये अफ्रीकी महाद्वीप जो देश आते हैं, अफ्रीकी महाद्वीप के देश जो 23 देश हैं दोस्तों, भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के 23 देश द्वारा ये अफिनडेक्स अभ्यास आयोजित किया जाता है, तो याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जो फ्रिंजेक्स अभ्यास होता है एक, तो फ्रिंजेक्स अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है। और कोंकण अभ्यास की बात करें तो भारत और यूके के बीच आयोजित किया जाता है। और 13वां जो बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास हुआ है ये भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। वहीं पर सैन्य मैत्री अभ्यास की मैं बात करूं तो ये भारत और जापान के बीच ये अभ्यास आयोजित किया जाता है। ये सारे अभ्यास आपको याद रखने हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे अभ्यास आपको नोट करके रखने हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपसे पूछा है कि किस राज्य में देश के सबसे लंबे केबल पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है, तो ये दोस्तों राज्य है गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, तो ये गुजरात में किया गया है, याद रखिएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में दोस्तों। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है ओखा को बेटा द्वारा दोस्तों जोड़े जाने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया है। और इस ब्रिज को बनाने में दोस्तों जो लागत आई है वो 978 करोड़ रुपए की लागत आई है। और इस ब्रिज की जो लंबाई है वो 3.32 किलोमीटर की लंबाई है। और वहीं पर बात करें जो फुटपाथ की जो चौड़ाई होती है पटरियों की साइड में, उसकी जो चौड़ाई है दोस्तों वो 2.5 मीटर की चौड़ाई है, याद रखिएगा। आइए बात करते हैं इसमें जो लगा सोलर पैनल है ये 1 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। तो इसमें एक सोलर पैनल लगाया गया है दोस्तों जो 1 मेगावाट की बिजली भी पैदा करेगा। पीएम मोदी ने इसका जो नींव रखी थी इसकी, तो वो अक्टूबर 2017 में जो है इसकी नींव रखी गई है। तो अब ये बनकर तैयार हुआ है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर गुजरात दौरे पर पीएम मोदी द्वारा किए गए कौन कौन से कार्य हैं, उनको एक बार जान लेते हैं दोस्तों। तो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा द्वारिका में जो है स्कूबा ड्राइविंग की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारिका में। और पीएम नरेंद्र मोदी ने द्वारिका के द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। और राजकोट में गुजरात के पहले एम्स का उद्घाटन भी यहाँ पर किया गया है। और सौराष्ट्र में 52,250 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और उद्घाटन भी किया गया है। तो याद रखना, सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, नोट करके रखना। आइए बात करते हैं यहाँ पर रायबरेली और वहीं पर बठिंडा और मंगलगिरी दोस्तों और कल्याणी में एम्स का वर्चुअली लोकार्पण किया गया है।
पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 1056 करोड़ की लागत से तैयार राजकोट और सुरेंद्र नगर रेलवे जो है वहाँ पर डबल ट्रैक प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन इन्हीं के द्वारा किया गया है। तो ये सभी बातें आपको दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि प्रेस सेवा पोर्टल, इंपॉर्टेंट है, प्रेस सेवा पोर्टल की शुरुआत किसने की है? तो ये प्रेस जो सेवा पोर्टल है दोस्तों, इसकी शुरुआत अनुराग ठाकुर द्वारा की गई है। ये खेल मंत्री हैं, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अनुराग ठाकुर। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया इसको सरल बनाने के लिए दोस्तों सूचना एवं प्रसारण मंत्री और युवा मामले के मंत्री जो हैं और खेल मंत्री जो अनुराग ठाकुर हैं, इनके द्वारा जो है प्रेस सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यह है कि समाचार पत्र पंजीकरण को सुव्यवस्थित करना इसका जो है उद्देश्य है। आइए बात करते हैं यहाँ पर ऐप और पोर्टल के बारे में दोस्तों। तो अगर आपसे पूछे स्वाति पोर्टल, इसको जो दोस्तों शुरुआत करने वाले हैं वो अजय कुमार सूद हैं। और वहीं पर अपना चंद्रयान पोर्टल, ये धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी शुरुआत की है। और ग्राम मंच ऐप, ये पंचायत राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। कंज्यूमर ऐप, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और सारथी पोर्टल की बात करें तो कृषि मंत्रालय द्वारा ये सारथी पोर्टल शुरू किया गया है। आइए दोस्तों यहाँ पर कॉल बिफोर यू डिग, ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। प्रहरी ऐप की बात करें तो ये बीएसएफ और गृह मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। और जलदूत ऐप, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये सारे जो है ऐप और पोर्टल आपको याद करके रखना है दोस्तों। आइए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आपसे पूछा गया है अट्टुकल पोंगल किस राज्य में मनाया गया है? तो ये अट्टुकल पोंगल एक त्यौहार है दोस्तों। तो ये दोस्तों अट्टुकल जो पोंगल है ये केरल राज्य में मनाया गया है, केरल का ये त्यौहार है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल, याद रखना। आइए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। तो अट्टुकल जो पोंगल है दोस्तों, ये मलयालम के कुंभम महीने में मनाया जाता है। और इस साल का ये त्यौहार जो है 25 फरवरी को मनाया गया है। इसमें जो श्रद्धालु जो महिलाएं होती हैं वो अट्टुकल देवी से प्रार्थना करती हैं और उन्हें जो है पायसम या बोले खीर चढ़ाती इन्हें, ठीक है। तो याद रखना इसमें खीर चढ़ाया जाता है। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में जो है अट्टुकल देवी जो हैं उनका वहाँ पर मंदिर है। तो याद रखना केरल में इनका मंदिर है। तो इसी की पूजा वो लोग करते हैं, प्रार्थना या अर्चना करते हैं और इसमें खीर चढ़ाते हैं। तो याद रखना। आइए बात करते हैं कल की क्लास का रिवीजन का दोस्तों। कल की क्लास का रिवीजन करते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन था कल का कि जेफरीन के अनुसार मुताबिक भारत की किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 2027 तक। वहीं पर सर्वोच्च न्यायालय में परिसर में आयुष समग्र आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो वो किया था DY चंद्रचूड़ द्वारा। किस बोर्ड के द्वारा ओपन बुक एग्जाम आयोजित कराने की योजना बनाई जा रही है? तो CBSE बोर्ड द्वारा। याद रखिएगा। एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारत ने जूनियर महिला टीम स्प्रिंग इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता है भारत ने, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था उत्तर भारत में पहले पिज्जा ATM का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों चंडीगढ़ में। 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। और SJVN दोस्तों, ये ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य में गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन चालू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किसके साथ विशेष बाघ संरक्षण बल स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है NTCA के साथ। और साइबर क्राइम रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा? तो 80वें स्थान पर रहा है। और इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो ये फ़ोन पे द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह था दोस्तों कल की क्लास का रिवीजन। आज का स्टैटिक जीके का रिवीजन करते हैं। आइए दोस्तों, तो स्टैटिक जीके में पहला क्वेश्चन है कि हिस्टोरिका
एनिमालिया जो है ये पुस्तक किसने लिखा है? तो हिस्टोरिका एनिमैलियम जो पुस्तक है ये अरस्तु द्वारा लिखा गया है। तो अरस्तु ने इस पुस्तक को लिखा है। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने रखी? तो ये रखी थी गुरु गोबिंद सिंह ने। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आपसे पूछे तो रमेश चंद्र दत्त हैं। और भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल तो यह था लॉर्ड डलहौजी। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का किस निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तो ये केरल राज्य में शुरू हुआ है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो संसद के द्वारा चलाया जाता है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में पूछे? तो अनुच्छेद 72 में है। अगर आप दोस्तों ये बताइए हमको कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट है एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो ये थे विलियम जोन्स। विलियम जोन्स इसके संस्थापक थे। आइए दोस्तों कल की प्रश्न का रिवीजन करते हैं। तो कल का आपसे प्रश्न पूछा गया था कि किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया है? तो इसका जो राइट आंसर था इस क्वेश्चन का उत्तराखंड इसका राइट आंसर था। याद रखिएगा। आज का हमारा प्रश्न है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ द्वारा किसे वर्ष 2023 की महिला वुशु एथलीट घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये भी बताएं कि आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए दोस्तों। और इसका फीडबैक अवश्य बताएं दोस्तों। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी तो इसके बारे में ज़रूर बताना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत सभी दोस्तों को।